नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और डेली यहाँ पर टेस्ट लगाया जाता है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आवाज़ आ रही है हमारी? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर होता है। ठीक है, जबकि देखा जाए कठोर का, तो कठोर का होता है कोमल, विवेक का होता है अविवेकी, और विनम्र का होता है धृष्ट। ठीक है, इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका चुनना है। यहाँ पर दिया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग बोलते हैं इंद्रजीत। क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, इंद्रियों पर, तो इंद्रियों पर अगर विजय प्राप्त कर लेता है उसको हम बोलते हैं जितेंद्रिय। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर दे उसे इंद्रजीत, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जितेंद्रिय। दोनों कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे हम लोग कुलीन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, डी नंबर, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो यहाँ पर देखो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इच्छा वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य आपके यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जब स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका इच्छावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, श्री गणेश का विलोम बताइए। श्री गणेश का विलोम, और श्री गणेश का विलोम आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इजी भी क्वेश्चन आपका है। तो श्री गणेश का विलोम होता है इत श्री। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो श्री गणेश मतलब स्टार्ट करते हैं, इत श्री मतलब आपका एंडिंग होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर याद रखिए, कभी कभी ये प्रश्न ऐसे में गलती हो जाते हैं जहाँ पर नहीं लगा होता है ना। आपने पहला देखा फूल और आपने तुरंत लगा दिया कुसुम सुमन, जो भी लगा दिया है ना। तो इस प्रकार से इसको भी देख लिया करिए, यहाँ पर आपका नहीं शब्द लिखा है। तो 156 का ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। फूल का जो पर्यायवाची सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है आपका? तनुजा। तनुजा किसका पर्यायवाची होता है? तो तनुजा होता है बेटी या पुत्री का। ठीक है, इस प्रकार से इसका जवाब का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? और रसराज बोलते हैं आपके ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? जिन विषयों या उद्दीपनों में परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो और अन्य विषयों या वैराग्य हो जाता है, तब वहाँ पर याद रखिए शांत रस होता है। ठीक है, ये जो वाक्य है इसमें कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है, अतः यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों वो आपका होता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा,
चौपाई, ठीक है, चौपाई होता है। और याद रखिए चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक मतलब समान मात्राएं, क्योंकि यहाँ पर 16 हैं इस प्रकार से। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कैसा है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची जो बनेगा तो परिजात, कल्पतरु और देववृक्ष, अर्थात यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर चारों, यहाँ पर जो सही है तीनों ऑप्शन सही है। हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी, तो हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, ठीक है, संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर अवाहट, फिर धीरे धीरे आपकी हिंदी आई। इस प्रकार जन्म कहाँ से हुआ था? संस्कृत से। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखो 14 सितंबर को यहाँ पर संविधान ने इसे एक्सेप्ट किया था, है ना। इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर, ठीक है। कब? 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। यहाँ पर वाक्य में जो अध्ययन है ये अंडरलाइन दिया है, अध्ययन। जो शुद्ध लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं? अध्ययन। और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, जो लिखा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा था, आपको घुमाने का प्रयास कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी, जिसका विकार न किया जा सके, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक को कोई परिवर्तन ना हो उसे हम लोग अविकारी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा, अव्यय। अव्यय जो होते हैं याद रखिए आपके क्या होते हैं, ये आपके अविकारी होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयार्थ बोधक। ये 4 आपके होते हैं अव्यय, जो आपके हमेशा क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, ठीक है। और जो विकारी होते हैं, विकारी मतलब होता है विकार, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। संज्ञा मतलब होता है लड़का या लड़की, तो लड़का का हमने मात्रा चढ़ा दिया तो लड़की बन गया, है ना। तो इस प्रकार से उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं 4 ये, जिनका परिवर्तन कर सकते हैं अर्थात विकार कर सकते हैं, लेकिन जिनका विकार न कर सकें उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ व्यंजन पूछा है, वो वर्णमाला नहीं पूछा है। अगर वर्णमाला की बात करता कि वर्णमाला लिपि में कितने हैं तो आपको 52 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वर्णमाला में व्यंजन की संख्या। अब यहाँ पर व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सी नंबर आपको हो जाएगा, यहाँ पर 33 होती है, ठीक है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखो दिया है आपका काव्यांश, कभी कभी आप देखते हैं गद्यांश आ जाता है, उसके प्रश्न आपको ढूंढना होता है, कभी कभी काव्यांश। और काव्यांश ज़्यादा इजी होता है क्योंकि काव्यांश होता है छोटा और उसे आसानी से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल है, अगर हम इसे पढ़ के आंसर देखा जाए तो निकाल सकते हैं कि कुछ भी बन कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देखन जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता को तुझे सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। यहाँ पर मैक्सिमम फोकस किया गया है कायर के बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखो वही प्रश्न आपको दिए गए होंगे कि कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि रुकावटों को ठोकर मारने की, ठीक है, रुकावटों को ठोकर मारने की यहाँ पर प्रेरणा आपसे दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर आपसे अगला कह रहा है आपसे कि इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, कायर का अर्थ क्या है। तो कायर का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका समझौतावादी, मतलब कायर में समझौता कर लेते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है, क्यों कहा है ये शब्द आपसे पूछा गया है। तो ये क्यों कहा है कि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची, अब एक शब्द मिला था पाहन, पाहन शब्द का पर्यायवाची होता क्या है, पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर होता है। अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर समझौतावादी हो जाएगा, ठीक है। तो देखा पांचों प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होते हैं, अर्थात ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, और पहला पद संख्यावाची होता है वो आपका होता है, याद रखिए, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास होता है, इसका पहला पद आपका संख्यावाची होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। यहाँ पर जब भी कारक लग जाते हैं वो आपका जो होता है हमेशा तत्पुरुष समास होता है। देखो कारक होते हैं 8, लेकिन सिर्फ 6 कारक ही प्रयोग होते हैं आपके तत्पुरुष में जो आपके आते हैं, ठीक है, 6 कारक होते हैं, यूज होते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। इन चारों में एक ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन है, अर्थात वो 4 में से एक अलग है। देखो समस्या, कठिनाई, जटिलता ये आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन खेद शब्द जो आपका है ये आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो 173 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो परिवर्तन क्या हुआ, ये कह सकते हैं इनमें से 4 में एक ऑप्शन क्या है, परिवार, परिजन, बच्चे ये रिश्तों को दर्शाते हैं, जबकि घर इन सब से आपका भिन्न है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद जो होता है वो प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, पूर्व पद अर्थात पहला पद, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। देखो उत्तर होता है वो आपका उत्तर पद होता है, उसे बाद में बोलते हैं, वैसे भी उत्तर कब निकलता है, बाद में निकलता है। तो याद रखिए पूर्व पद होता है पहला, उत्तर पद होता है बाद। तो यहाँ पर दिया है पूर्व पद अर्थात पहला पद, तो ये जो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास होता है, जैसे हमने आपको बताया था, प्रतिदिन हो गया, ठीक है, यथार्थ हो गया, बेकाम हो गया, ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या में कि निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख जो कवि हैं वो आपके कौन से हैं, ये आप याद रखिए आपके कबीरदास हैं। कौन है आपके, कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर देखो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा बोला गया है, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, है ना। तो राजभाषा जो आपकी है वो आपकी क्या है, आपकी हिंदी है, ठीक है, क्या है, हिंदी है। देखो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, जो नए बच्चे वो समझ लीजिए कि जो आपकी हिंदी है वो राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्लास 6 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको राष्ट्रभाषा भी दिया है और राज्य भाषा दिया है ना। लेकिन ये छोटी छोटी त्रुटियां आगे चल के इन्हें दिक्कत कर देती हैं। क्लास छोटे में अगर न पढ़ाया जाए सही तो आगे दिक्कतें होती हैं। देखो राजभाषा मतलब होता है क्या, कि राजभाषा किसी भी राज्य में पूर्णतः बोली गई हो, है ना। लेकिन राष्ट्रभाषा होती है कि जैसे आपका भारत है, भारत में वर्तमान में देखा जाए तो आपके 28 राज्य हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में अगर हिंदी बोली जाती तो हम लोग राष्ट्रभाषा बोल सकते थे। लेकिन सिर्फ आपके यहाँ पर लगभग 10 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। इस कारण से राष्ट्रभाषा ना होके सिर्फ आपकी हिंदी क्या है, राज्यभाषा है। क्योंकि भारत में आपकी अंग्रेजी बोली जाती है ना, अलग अलग क्षेत्रों में बोली, तमिल बोली जाती है। इस कारण इसे हम लोग राज्यभाषा बोलेंगे, ना कि राष्ट्रभाषा। समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ नए बच्चों के लिए था। चलिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है, कामायनी। और इसके रचयिता हैं आपके ऑप्शन सी, आपके जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ पर कामायनी, चलिए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है, पृथ्वी राज रासो। और पृथ्वी राज रासो जो आपकी है यह आपकी आदिकाल की रचना है, ठीक है, पृथ्वी राज रासो आदिकाल की रचना है। रचयिता कौन है, तो रचयिता इसके आपके हैं कौन, चंद बरदाई है, ठीक है, चंद बरदाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि दिशा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह सुंदर सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया बहुत बार है ना। यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे अलंकार पूछा गया है, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेन चीज आपको फोकस करा रहा है, दिशा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, डी नंबर, मानवीय अलंकार। मानवीय किस प्रकार से होगा कि जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव अर्थात मानव की तरह किया जाए वहाँ पर आपका मानवीय अलंकार हो रहा है। ठीक है, ये सुबह की बात हो रही है, सुबह जब सूर्य की किरणें होती हैं उसकी यहाँ पर बात मतलब तुलना की गई है, वही चीज़ आपको हो गया, अर्थात निर्जीव को सजीव मान लिया गया, अर्थात आपका मानवीय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये प्रश्न रटा जरूर होगा, लेकिन इसका वास्तविकता देखा जाए तो जो वाक्य विश्लेषण होता है, ये कह सकते हैं कि अक्षरों का क्रमबद्ध से लिखा जाता है। अगर इसका ज्ञान नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो छा होता है, छा बनता है कैसे है, ये जो बनता है आपका का धन सा से बनता है। ठीक है, का धन आपके बनता है सा से। इस हिसाब से कि जो छा आता है तो सबसे पहले आपका का आता है, तो इसके कारण से आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर का हो जाएगा। ठीक है, 181 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। खग जाने खग की भाषा काफ़ी प्रचलित आपका ये कह सकते हैं कि लोकोक्ति है, मतलब समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की सराहते हैं, अर्थात वही समझ पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को 1 और 6 की संख्या दी है। ठीक है, वही जैसे कि रोज का आपका होता है कि क्रम से आपको यहाँ पर बिल्कुल क्रम से करना होगा। जैसे कि आपका ये पहला आपका यहाँ पर स्थिर है, यहाँ पर 6 नंबर आपका अपनी जगह स्थिर होगा, 11 अलावा में आपका परिवर्तन होगा। सिर्फ इसी परिवर्तन को आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर मिलाया जाए तो देख लेते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। इस प्रकार से क्रम बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है अक्ल का दुश्मन मोहरे का अर्थ। अक्ल का दुश्मन मोहरे का अर्थ हो जाएगा महामूर्ख। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग अर्थात जो भाग त्रुटि है उसका चयन करना है, त्रुटि ना हो तो ऑप्शन आपको डी लगाना है। ठीक है, देखते हैं कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो यहाँ पर देखो क्या त्रुटि आपको देखने को मिल रही है, त्रुटि शायद आपको पहचान मिल गई होगी। धनवान को व्यर्थ बेकार में, देखिए व्यर्थ लगा है और बेकार में, क्या दोनों को लगाना उचित है? नहीं उचित है ना। इस प्रकार से यहाँ पर बेकार को अगर हटा दिया जाए तो इसका मतलब आपका है कि बी नंबर में आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी यहाँ पर, और शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी यहाँ पर, चलो ऑप्शन को पहचानिए, देखते हैं किसका जवाब इस बार को सही आ रहा है। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपको सी नंबर, जिसका सी है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो आपका है बिल्कुल शुद्ध लिखा है। देखो दिखा है सर्वोत्तम ने देखो जो ता होता है उसमें आपका ऐसे ता बना होता है, जबकि यहाँ पर बना नहीं है ना। अच्छा, वहीं पर देखा जाए संसारिक लिखा है, संसारिक नहीं होते सांसारिक होता है, अर्थात बड़ा सा हो जाएगा सांसारिक। ठीक है, यहाँ पर दिया है कीर्ति और कीर्ति लिखा है ना कि कीर्ति, जो ता है ता में आपकी छोटी की मात्रा होगी। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, सिर्फ सच्चिदानंद सही हो जाएगा। अगला उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखो क्वेश्चन आपको हमेशा से बताया जाता है उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर लगते हैं। ठीक है, आदि शब्द बोलेंगे, हमने बताया आदि मतलब पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में प्रत्यय, और मिठास आस क्या निकल रहा है, लास्ट में आस निकल रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बनेगा सत्य धन आग्रह। क्या बनेगा? सत्य धन आग्रह बनेगा। ये आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। इसमें देखो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ये आपका दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग संधि बोलते हैं। यहाँ पर देखो वर्ण दिया है, दो वर्णों के मेल से। अगर यहीं पर दो शब्द हो जाता तो दो शब्दों के मेल से आपका समास बनता है, लेकिन यहाँ पर दो वर्णों के मेल से आपकी संधि बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु, और यहाँ पर सूरदास के गुरु आपके कौन थे? इजी क्वेश्चन आपका है, हमेशा आपने पढ़ा होगा, चाहे आपका 10th हो, हर क्लास में आपको देखने को मिलता है। तो सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य। और हाई स्कूल में तो आपको पढ़ना ही पड़ता था। सूरदास, तुलसीदास, है ना, तुलसी सूर, कबीर बिहारी, ये चारों ही आपके मोस्ट उनकी जीवनी आती थी, तो वहाँ पर जरूर आपने पढ़ा होगा वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, क्या कहते हैं? यति। जहाँ पर विराम आता है अर्थात रुकते हैं, यति मतलब होता है रुकना, और इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पर जो आपका चिन्ह प्रयोग होता है, बिल्कुल सही जवाब है पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्ष क्या है? अमर्ष, और अमर्ष जो है ये कह सकते हैं मन में आने वाले संचरण या करने वाले, ठीक है, भावों को संचरित भाव अथवा व्यभिचारी भाव को हम लोग कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा अमर्ष एक संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव है, और संचारी भावों की संख्या आपकी 33 होती है, ठीक है। अगला है कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा, और कबीरदास की भाषा जो आपकी है ये आपके हैं ऑप्शन डी हो जाएगा सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा है। और हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज में कह सकते हैं व्याप्त आडंबरों का विरोध किया है, और इनकी रचनाएं अनेक भाषाओं में मिलती है, ब्रजभाषा, खड़ी, बुंदेली, जिस कारण से इनकी जो भाषा है वो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, ठीक है, इस कारण से आपका सदुक्कड़ी हो जाएगा, ठीक है। सदुक्कड़ी कह सकते हैं पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों के उचित विकल्प देना है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर, तो द्रौपदी का चीर होता है कभी ना समाप्त होने वाला, या कह सकते हैं अनंत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखो चीरहरण में उनकी साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी, है ना, तो इसका मतलब होता है कि कभी समाप्त ना होने वाला, ये कह सकते हैं अनंत। अगला है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, कूप मंडूक, जो कुएं का मेढक होता है उसको लगता है कि कुआं ही उसके लिए क्या है? जीवन है। इसका मतलब है सीमित क्षेत्र को ही ऑप्शन समझ लेता है, तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि इस प्रश्न के वाक्य में पहले और अंतिम वही चीज़ है जो आपको देखने को मिलता है यार अलावा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूर्व और उत्तर के बीच जो दिशा होती है, देखो यहाँ पर आपका ये पूरब हो गया, ये उत्तर होगा, और इसके ये वाली जो दिशा होती है, ठीक है, पूर्वोत्तर, इस दिशा को हम लोग बोलते हैं ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान। अच्छा, चारों दिशाओं का ज्ञान कर लीजिए। चारों दिशाओं के जो बीच का जो दिशा होती है, अर्थात ये आपको कह सकते हैं पूरब हो गया, ये आपका यहाँ पर पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण होगा। ये एक होती है, एक दिशा ये होती है, कि ये दिशा होती है, और एक ही दिशा होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं भाई? इसे ईशान बोलते हैं। इसे बोलते हैं वायव्य, ठीक है, इसे बोलते हैं वायव्य, वायव्य। और यहाँ पर ये जो होती है इसे नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो डी ऑप्शन दिख रहा है। और आग्नेय बोलते हैं, जो आपका ये वाला एरिया होता है, इसे आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय,
वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गोलाकार घेरा हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। तो टेस्ट पेपर आज का बहुत ही अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के आज 45 प्रश्न आपके ज़रूर आए होंगे, अर्थात 45 प्लस ज़रूर सही किए होंगे। परेशान मत होइए, जो नए बच्चे हैं वो परेशान मत होइए कि नहीं हमारे तो सर 35 सही हुए हैं, 20 सही हुए हैं, 25 सही हुए हैं, है ना। अगर डेली ऐसे ही आप पढ़ाई करेंगे तो आपका स्कोर जरूर जाएगा। अब यहाँ पर सोचो कि नहीं हम मस्ती करते रहें, जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ आधा घंटा का समय तो देना होता है, आधा घंटा अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो हिंदी में तो दिक्कत कभी आपको आने ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो ज़रूर लाइक करिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।